मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारे सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में अपने लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नियमित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर उपस्थित तो होते ही है, लेकिन कुछ एक विशेषज्ञों द्वारा जो सामान्य समस्या हटके जो घटनाएं होती है उस पर भी हम मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक होती है कि जब बच्चा ऊपरी तौर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन पढ़ाई में और शैक्षणिक प्रगति में वो पीछे पाया जाता है। और अक्सर पालक उसे ये मानकर कि ठीक है, बच्चे किसी विषय में कमजोर होगा, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो या आपसी बोलचाल में हो, उसकी तरफ लापरवाही बरतते हैं। और विशेषज्ञों ने पाया है कि ये कुछ एक लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज नाम की जो समस्याएं होती है, अगर इसका शुरुआत में इलाज किया जाए तो इसके ऊपर पूरा उपचार संभव है और बच्चे का सामान्य विकास संभव है। और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज इस अनूठे विषय पर मार्गदर्शन के हेतु हमें जिन विशेषज्ञ का सहयोग मिला है, मैं पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ अमरावती शहर के युवा बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर ऋषिकेश घाटुल उपस्थित है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर ऋषिकेश जी ने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के विकास क्रम में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जो विशेष फेलोशिप की है, वह केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात TNMC यानी नायर मेडिकल कॉलेज से हासिल की है और वर्तमान में अमरावती में अपने बाल रोग मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे जैसा मैंने कहा कि मैंने प्रस्तावना में कहा कि जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, ये क्या होती है लर्निंग डिफिकल्टीज जो हम आमतौर पर बोलते हैं कि मतलब अध्ययन की समस्याएं। अभी अध्ययन की समस्याएं और जिसे हम पढ़ाई लिखाई की समस्याएं बोलते हैं, वो बहुत सारी वजह से रह सकती है। और इसमें बहुत सारी अगर समस्याएं भी रहती है। अगर हम आमतौर पर बोलते हैं कि भाई लर्निंग डिफिकल्टी के रीजंस और कारण तो बहुत अलग रहते हैं, बट अगर बच्चे की समझ भी अच्छी है और उसका आईक्यू जो इंटेलिजेंट क्वोशंट भी अच्छा है, पर उसके बावजूद उसको अगर पढ़ाई लिखाई में परेशानी जा रही है, ऐसे बच्चे ऊपर से तो नॉर्मल दिखते हैं। हम जो बात करते हैं और हम जो उनको डायरेक्शंस देते हैं वो उनको समझ में भी आती है, उनका बर्ताव भी बहुत बार नॉर्मल रहता है, बट उनको पढ़ाई लिखाई में परेशानी जाती है। अभी ऐसे बच्चों को अगर हम उनको इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत बार उनको जो प्रॉब्लम्स पाया जाता है तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। सर, इसके मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? कारण लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत सारे हैं। उसमें अगर बोला जाए तो जन्म के पहले और जन्म के बाद के कारण बोल सकते हैं। अगर जन्म के पहले की बात करें तो डिलीवरी के पहले की अगर बच्चा अगर मम्मी के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो उसके दरमियान अगर बच्चे को सही पोषण ना मिले, नहीं तो अगर बच्चे की माता अगर कुछ धूम्रपान नहीं तो शराब का सेवन करते हो, नहीं तो अगर बाकी अपन कारणों की बात करें तो जन्म के बाद भी जैसे बच्चे रोया नहीं है, नहीं तो बच्चा कम वजन का है। इसके अलावा बच्चे को जैसे मंजूजर जैसी बीमारियां हो गई है, और बच्चे का डेवलपमेंट और विकास में कोई भी जो समस्याएं जो खड़ी होती है, वो सब समस्याएं आगे जाके लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह रह सकती है। और बाकी भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे ADHD जिसे एक मैं बोलना चाहूंगा, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें बच्चा एक चीज पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता है, नहीं तो हाइपर एक्टिव रहता है, जैसे बहुत चंचलता उसमें रहती है। और उसके अलावा भी जैसे कुछ बिहेवियरल जैसे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है,
जिससे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। मित्रों, जैसा डॉक्टर ऋषिकेश जी हमसे कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे अगर हम इनकी जांच करें तो इनका जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है, वो तो बराबर आ रहा है। अगर हम डेवलपमेंट देखें तो ऊपरी तौर से सामान्य दिख रहे हैं, फिर भी ये पढ़ाई में पिछड़ते हैं। और इसका कारण होता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, चाहे वो लिखाई में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या गणित के कैलकुलेशन में हो, ये सब चीजें होती है और हम इसे मान के चलते हैं कि बच्चा शायद पढ़ाई में पीछे हो, लेकिन बाकी चीजों में तो सामान्य है। और इसके कारण इन्होंने बताया कि आगे जाकर जन्म के बाद में अगर मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो, चाहे वो मेंदुज्वर हो या कोई तरह की चोट हो, या जब बच्चा जन्म के पहले माँ के पेट में था और उसे योग्य वातावरण नहीं मिला हो, तो इस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। तात्पर्य यह है कि इस सब समस्याओं का निवारण बच्चे के जन्म के पहले से होना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ ही गर्भधारणा होनी चाहिए। सर, तो माता पिता या अन्य लोगों को इसके लक्षणों का पता कैसे चलेगा? इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर शुरुआती लक्षणों की बात की जाए, तो अगर 3 से 4 साल के बाद में ही उम्र के इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। वो प्रामुख्य से हम बात करेंगे कि जिससे बच्चे को टाइम कंसेप्ट नहीं डेवलप होता है कि भाई अभी कौन सा टाइम हुआ है, मनी कंसेप्ट नहीं डेवलप होता है बाद में जाके 5-6 साल की उम्र में। और इसके अलावा वो अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन भी कर नहीं पाते। लेटर साउंड मैचिंग और रिलेशनशिप वो समझ नहीं पाते हैं। अगर लिखाई की बात करें तो उसके शुरुआती लक्षण दिखते हैं कि बच्चे को पेपर कटिंग में प्रॉब्लम होती है और बीडिंग में प्रॉब्लम होती है उनको। नहीं तो शूलेस बांध नहीं पाते और उनकी जो हैंडराइटिंग रहती है, जो लिखने की ग्रिप रहती है, वो पुअर रहती है, नहीं तो बहुत बार वो एक्सेस प्रेशर लगाते हैं। ये हो गए शुरुआती लक्षण। और बाद में अगर 7-8 साल की उम्र में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, अगर उसकी बात करें तो डिसलेक्सिया के जो लक्षण हैं उसमें बच्चे की फ्लुएंसी बराबर नहीं रहती पढ़ने की। और जो पढ़ते हैं, वो बच्चा एक आध बार पढ़ भी लेता है, बट उसकी एक्यूरेसी वो बराबर से जो उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए लेटर्स का, वर्ड्स का, वो नहीं कर पाता। और एक आध बार बच्चा पूरा पैराग्राफ पढ़ भी ले तो उसको समझ उतनी रहनी नहीं थी नहीं रहती। अगर लिखाई की बात करें तो बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है, उसको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने के वक्त खुद से स्पॉन्टेनियस राइटिंग के वक्त भी उससे डिफिकल्टी जाती है। और उसको जो पंक्चुएशन, स्पेसिंग, ये बराबर रहता नहीं है और उसकी वजह से उसकी हैंडराइटिंग अनटाइडी लगती है जो अपने को समझ में नहीं आती। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो बच्चे को नंबर कंसेप्ट ही नहीं डेवलप होता है कि ये 1 2 और ये क्या रहता है, मतलब चीजें की काउंटिंग कैसी की जाती है। और उसके साथ में बच्चों को सिंबल्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सिंबल्स में प्रॉब्लम होता है। और साइज और शेप कंसेप्ट भी उनका बहुत तौर पर ऐसा पाया गया है कि उनको प्रॉब्लम जाती है। और आगे अगर बच्चा 12-13 साल की उम्र का हो गया तो वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब जो नंबर वर्ड प्रॉब्लम में उनको प्रॉब्लम जा सकती है। जो अपन शब्दों में। सेंटेंस में अगर कैलकुलेशंस देते हैं उसमें प्रॉब्लम जा सकती है उनको। मित्रों, डॉक्टर ऋषिकेश जी सर हमसे कह रहे हैं कि किसी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया उसके मस्तिष्क के विकास से होती है। मान लीजिए अगर वो कुछ देख रहा है या पढ़ रहा है, तो ये उसकी आंखों का काम हुआ कि उसने कोई चित्र देखा या शब्द देखा है। अब ये शब्द या चित्र उसके दिमाग में, मस्तिष्क में अंकित होगा, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होगी और उस शब्द का या चित्र का मतलब क्या हुआ, ब्रेन में प्रोसेसिंग होने के बाद में यह उसे समझाया जाएगा कि ये हाथी है या शब्द का मतलब शब्द है। अगली बार जब उससे उसका परिचय होता है तो उसे उसी तरह से उच्चारण करके बताएगा कि हाथी ये शब्द है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं कोई रुकावट हो तो ऐसा बच्चा न तो हाथी को पहचान पाता है या उसका उच्चारण नहीं कर पाता है। लिखने की बात हो तो लिखते समय या तो बहुत ही धीरे धीरे लिखेगा या शुरुआत में लिखने के बाद में इतना धीरे धीरे लिखा कि शायद पढ़ना संभव नहीं हो पाए। कैलकुलेशन में कि हम जो 2 और 2 4 होते हैं, तो जैसे सर ने कहा कि प्लस वाली जो चीज होती है तो जोड़ना है या घटाना है, ये भी उसे पता नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जो सामान्य तौर पर नॉर्मल दिखने वाला बच्चा होता है, आगे जाकर उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए इस विषय का महत्व है कि जितनी जल्दी इन समस्या को हम पहचानें
डॉक्टर ऋषि घाटुल जैसे जो विशेषज्ञ हैं, उनकी अगर मदद ले, उनकी सलाह ले, तो आगे चलकर होने वाले इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। तो सर, आपने जिस तरह से इनके लर्निंग डिसेबिलिटी बताई, इनके सीखने में जो समस्याएं, पर इसके साथ में संभव है कि कुछ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी, चाहे बच्चे के लिए फैमिली के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे महत्व की जो बात है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी के वजह से बच्चों में पाया गया है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, उनमें इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, न तक भावनिक असंतुलन रहता है, हीन भावना कहीं कभार उनमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद में भी उनको स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, मतलब लंबे दौर तक अगर लर्निंग डिसेबिलिटी अगर चली रही और उसके वजह से अगर मार्क्स कम मिलते हैं तो स्कूल से बच्चे निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद में इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती है, जिसे अपन डिप्रेशन भी कहते हैं। और इन बच्चों में डिप्रेशन के साथ साथ बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा पाई गई है और नशीली दवाइयों का सेवन भी इन बच्चों में ज्यादा पाया गया है, क्योंकि ये बच्चे निग्लेक्टेड रहते हैं और इनको इन पर सोसाइटी का ध्यान नहीं रहता और अपन ये भी कह सकते हैं ध्यान नहीं रहता। इसके अलावा ये निग्लेक्ट किए जाते हैं क्योंकि इनको मार्क्स कम मिलते हैं और इनके बहुत सारे वजह पेरेंट्स बच्चे के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो संक्षिप्त में हम ऐसा समझे कि अगर बच्चा जिन कारणों से अभ्यास में पीछे जा रहा है, तो उन सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। यदि उसे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना अवॉइड करेगा, लिखना कमजोरी है तो लिखने की चीजें अवॉइड करेगा, चाहे फिर मैथ्स की कैलकुलेशन क्यों ना हो। और अगर ये सब चीजें हो रही तो निश्चित तौर से वो उपहास का या क्रिटिसिज्म का पात्र बनेगा। या तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे, या हो सकता है कि उसके खुद की स्कूल में रुचि कम हो या दिलचस्पी कम है, या खुद ही स्कूल छोड़ देगा। और अगर ये सब चीजें चल रही है तो इसका जो असर होगा उसके पालकों पर, परिवार पर होगा। और अपनी इस हीन भावना कुंठा को छुपाने के लिए वे उस बच्चे को दोष देंगे बजाय कि उसका कारण ढूंढे। तो फिर से उसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज आप पा रहे हैं, अपने बच्चे में कोई लक्षण पा रहे हैं, या हो सकता है अब तक की उसकी प्रगति बराबर हो लेकिन अब वो पीछे हो रहा है, तो आप इसकी तरफ लापरवाही न बदले, इसको निग्लेक्ट न करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। तो सर, मान लीजिए कि किसी बच्चे में आपने लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी पाई है, तो उसके उपचार के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप उसे क्या सलाह देंगे? सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लर्निंग डिसेबिलिटी के अगर शुरुआती लक्षण अगर पाए जाते हैं तो आप विशेषज्ञों की जानकारों की सलाह लें और उसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें। नहीं तो ये बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये ढूंढने की सबसे पहले कोशिश करें। और उसके बाद में अगर जानकारों ने और डॉक्टरों ने अगर लर्निंग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस बनाया है और ये आपके बच्चे को जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसके बाद में हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज है, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम बोलते हैं उसके रिमेडियल एजुकेशन। रिमेडियल एजुकेशन मतलब कि हर बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम मालूम करते हैं और उसके लिए हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जिसे आईईपी बोलते हैं, वो बनाते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं सीख सकते, इसके लिए इनको अलग से ध्यान देना पड़ता है और शुरुआत से ही उनको बराबर से सिखाना पड़ता है और उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। ये सब चीजों को हम रेमेडियल एजुकेशन बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये बच्चों के लर्निंग डिसेबिलिटी के मैनेजमेंट में। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसे व्यावसायिक चिकित्सा भी बोलते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल जो बच्चों में एडीएचडी, जिसे चंचलता बोलते हैं, उनके मैनेजमेंट में आता है और उसके साथ ही जिनकी हैंड मसल ग्रिप जिसकी और फाइन मोटर फंक्शन, जो हाथ की क्षमताएं जो रहती है और ग्रिप की जिनसे पुअर है, उनमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल पाया गया है। उसके साथ में जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ में जो चीजें रहती है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है और जैसे बिहेवियरल समस्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर, बच्चा कई कबार सुनता नहीं है, वो सब चीजों को हम सुधार सकते हैं। नहीं तो अगर उसका बिहेवियर ज्यादा ही है तो उसके ऊपर हम दवाइयों से भी अपन उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहता हूँ वो पेरेंट्स के लिए,
कि एक तो लर्निंग डिसेबिलिटी को निग्लेक्ट ना करे, दूसरी बात बच्चे का न्यूट्रिशन का, स्लीप का ध्यान रखे, और उसके अलावा बच्चे को हर बार ब्लेम मत करे। एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड यूनिक इन इट्स ओन वे। तो बच्चों की जो खामियां हैं उसको ज्यादा न निकाल के बच्चों की को खूबियां है और जो बच्चे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें और उसको बढ़ावा दें। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि बेटर टाइम मैनेजमेंट करें, उसके अलावा स्टडी प्लान्स रखें, और आपको अगर कोई दिक्कत जाती है तो वो छुपाइए मत, और वो आप पालकों से और आपके शिक्षकों से और डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी यानी काफी लोगों को साथ में लेकर इसका मैनेजमेंट किया जाएगा, चाहे वो आप जैसे विशेषज्ञ हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलर्स हो, इन सबकी मदद जहां जहां जैसी इसकी जरूरत पड़ी उसकी उन्होंने मदद लेनी चाहिए। सर, आपके अनुभव में ऐसी समस्याओं में कितना हद तक फर्क आ सकता है? अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आमतौर पर हम मानते हैं कि बच्चे को 2 ग्रेड्स का डिफरेंस रहना चाहिए। मतलब अगर बच्चा 7वीं क्लास में है तो उसकी शैक्षणिक जो क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी ने तो स्कूल ग्रेडिंग उसकी 5वीं कक्षा के में जो बच्चा सीख रहा है उसके जैसी नहीं तो उससे कम पाई गई है। ओके, तो इसमें अगर हम जल्दी से और पहले से अगर इंटरवेंशन करते हैं और बराबर से थेरेपी देते हैं तो बहुत बार ये बच्चे इम्प्रूव होते हैं और इनमें आगे जाके इनका आउटकम भी अच्छा रहता है। और उसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई है, जिसे हम बोलते हैं कि फैसिलिटीज बोलते हैं कि बच्चों को एलडी का सर्टिफिकेशन मिलता है लर्निंग डिसेबिलिटी का। और वो अगर किसी बच्चे के पास में लर्निंग डिसेबिलिटी का अगर सर्टिफिकेशन है तो बच्चे को ज्यादा टाइम मिलता है एग्जाम में, नहीं तो कुछ सब्जेक्ट बच्चा छोड़ सकता है, उसके अलावा उसको बाकी ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर बच्चे को जैसे राइटिंग में प्रॉब्लम है ज्यादा तो उसके लिए राइटर भी दिया जा सकता है। तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मुहैया की गई है। और उसके अलावा भी बच्चे की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है सीखने की उसमें भी बहुत बार मतलब 70 to 80% टाइम हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं अगर बच्चे को टाइमली इंटरवेन किया गया है, अगर बराबर से समय पे बच्चे की तरफ ध्यान दिया गया है और उसका योग्य निदान और चिकित्सा की गई है। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा लर्निंग डिफिकल्टीज यानी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं उस पर डॉक्टर ऋषिकेश जी घाटोल द्वारा संपन्न हुई। हम आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आई होगी और इस पर अपना मत चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू जी सोजेतिया को नीचे लिखे गए नंबर पर अवश्य प्रेषित करें। डॉक्टर ऋषिकेश घाटोल, इतने जटिल विषय पर इतने आसान शब्दों में आपने हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर।